नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की सीरीज में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है चुंबक एवं विद्युत चुंबक। और इसी चैप्टर में हम आगे बढ़ते हैं। चैप्टर का नाम है चुंबक एवं विद्युत चुंबक। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो स्टार्ट है चुंबक के प्रकार से। दोस्तों, चुंबक के प्रकार, चुंबक आपको मोस्टली दो प्रकार की बताई गई है यहाँ पर। एक तो है प्राकृतिक चुंबक और दूसरा है कृत्रिम चुंबक। दोनों में क्या फर्क है? प्राकृतिक चुंबक जो है वो हमें पृथ्वी से प्राप्त है, पृथ्वी से प्राप्त हुई है प्राकृतिक चुंबक। और ये मोस्टली जो है वो मैग्नेटाइट प्रकार का लोहा होता है। यानी मैग्नेटाइट प्रकार का जो लोहा है उसमें सर्वाधिक चुंबकीय गुण पाए जाते हैं, और इसी से अपन जो चुंबक बनाते हैं वो कौन सा चुंबक कहलाता है? प्राकृतिक चुंबक कहलाता है। तीसरी बात है दोस्तों कि इसकी आकृति जो है, इसकी आकृति एक समान नहीं होती है। एक समान नहीं होती है यानी मैं ऐसे कह सकता हूं कि ये बेडोल आकार प्रकार की होती है, किसी भी प्रकार की हो सकती है, उसका कोई आकार फिक्स नहीं होता है। और चौथी बात जो हम पढ़ेंगे इसके लिए वो ये है कि इनका चुंबकत्व कम होता है। यानी ये शक्तिशाली चुंबक नहीं बनाए जा सकते। प्राकृतिक चुंबक जो है वो ज्यादा शक्तिशाली नहीं बना सकते हैं। इनका चुंबक तो जो है फिक्स है, स्थिर है, और दूसरी बात कम है। तो इसीलिए जो है आप कृत्रिम चुंबकों का उपयोग करते हैं, इसीलिए आप कृत्रिम चुंबक बनाते हो, क्योंकि प्राकृतिक चुंबक जो है वो ज्यादा शक्तिशाली नहीं है और बहुत सारे जो कार्य हैं उनके लिए शक्तिशाली चुंबक की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, आप प्राकृतिक चुंबक पढ़ रहे हो, और प्राकृतिक चुंबक में अपन को ये चार बातें मुख्य रूप से ध्यान रखनी है कि एक तो पृथ्वी से हमें जो प्राप्त है पत्थर के रूप में, जिसे आप लोड स्टोन, जिसे आप लोड स्टोन पत्थर भी कहते हैं, जो प्रकृति से प्राप्त होता है उसे लोड स्टोन पत्थर भी कहते हैं आप। ये मैग्नेटाइट प्रकार का एक प्रकार का लोहा है। इसकी आकृति जो है वो एक समान नहीं होती है, ये किसी भी शेप में आपको प्राप्त हो सकता है। इसका चुंबक तो जो होता है वो कम है, कम शक्तिशाली है, ज्यादा शक्तिशाली नहीं होता है। ये चार बातें आपको यहाँ पर मोस्टली ध्यान रखनी है। आगे बात करते हैं हम कृत्रिम चुंबक की। तो कृत्रिम चुंबक नाम से पता लग रहा है दोस्तों, तो यहाँ पर मैं लिखना चाहूंगा इस प्रकार के चुंबक मुख्यतः कृत्रिम विधियों, कृत्रिम विधियों से बनाए जाते हैं। अब कृत्रिम विधि से आप कोई चुंबक तैयार करोगे तो वही क्या कहलाएगा? आपका कृत्रिम चुंबक। अब कृत्रिम विधियां जो हो सकती है आपके पास में, जिनमें अपन मोस्टली एक स्पर्श विधि पढ़ते हैं, दो स्पर्श विधि पढ़ते हैं, विभाजित स्पर्श विधि पढ़ते हैं। इसके अलावा जो है आप चुंबकीय विधि पढ़ते हैं। इसके अलावा आप पोल चार्जर के द्वारा जो है वो प्रेरण विधि पढ़ते हैं। तो जाहिर सी बात है इन सभी विधियों से आप क्या करते हैं? कृत्रिम चुंबक बनाते हैं। तो इस प्रकार किसी कृत्रिम विधि से बनाई गई जो चुंबक है वो कृत्रिम चुंबक कहलाता है, आर्टिफिशियल मैग्नेट कहलाता है। आगे इसके अंदर आप एक चीज और लिख सकते हो कि ये मुख्यतः ये मुख्यतः इस्पात
ये मुख्यतः इस्पात, सिलिकॉन, निकिल, कोबाल्ट, मैग्नीज, कोबाल्ट, मैग्नीज, इसके अलावा दोस्तों एल्निको, एल्कोनेक्स, ये भी आप मिश्र धातु में भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ मैग्नीज के बाद में मैं लिखूंगा एल्निको, एल्कोनिक्स। तो जाहिर सी बात है आप इनमें से किसी भी पदार्थ को, किसी भी चुंबकीय पदार्थ को कृत्रिम चुंबक बनाने के लिए काम में ले सकते हो। तो ये एक विशेष बात और ध्यान रखनी है। तो आपने पढ़ा कृत्रिम चुंबक में कि कृत्रिम चुंबक जो है वो मुख्यतः कृत्रिम विधियों से बनाई जाती है, और कृत्रिम विधियों का हम जिक्र इसमें करने वाले हैं। अपन ने नाम पढ़ा उनका कि एक स्पर्श विधि, दोहरी स्पर्श विधि, विभाजित स्पर्श विधि, इसके अलावा चुंबकीय विधि, प्रेरण विधि, ये सब जो है वो कौन सी विधियां हैं? कृत्रिम चुंबक बनाने की विधियां हैं। और कृत्रिम चुंबक मुख्यतः किन पदार्थों से, किन चुंबकीय पदार्थों से बनाया जाता है? इस्पात, सिलिकॉन, निकिल, कोबाल्ट, मैग्नीज, एल्कोनिक्स, एल्निको, ये सब जो है वो सब क्या है, यहाँ ETC कर देता हूं मैं, ये सब जो है वो क्या है? कृत्रिम चुंबक बनाने वाले चुंबकीय पदार्थ है। अब मैं बात करना चाहूंगा आगे इसमें कि कृत्रिम चुंबक बनाने के प्रकार जो हैं, कृत्रिम चुंबक के प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं, कि कृत्रिम चुंबक जो है क्या वो भी अलग अलग प्रकार की होती है? तो बिल्कुल दोस्तों, पहला तो आप पढ़ रहे हैं यहाँ पर स्थायी चुंबक, परमानेंट मैग्नेट, और दूसरा जो बनता है वो बनता है विद्युत चुंबक, या उसको आप अस्थायी चुंबक भी कह सकते हैं। तो पहले मैं यहाँ पर चर्चा करना चाहूंगा स्थायी चुंबक की। तो दोस्तों स्थायी चुंबक क्या होता है? नाम से पता लग रहा है हमें, नाम से पता लग रहा है कि जिस चुंबक में चुंबकीय गुण कई सालों तक विद्यमान रहे, स्थायी रहे, वही स्थायी चुंबक कहलाता है। तो मैं लिखूंगा चाहूंगा सबसे पहले यहां पर, जिस चुंबक में चुंबकत्व कई वर्षों तक विद्यमान रहे, वे चुंबक स्थायी चुंबक कहलाते हैं। अगली बात जो इसकी पढ़नी है अपने को, वो ये पढ़ेंगे अपन, क्योंकि पहले भी अपन ने चर्चा करी है पिछली क्लासों में, कि जिनमें धारणा शक्ति ज्यादा सहन करने की क्षमता है, जिनमें धारणा शक्ति ज्यादा होती है, अवशिष्ट चुंबकत्व को धारण करने की शक्ति जिनमें ज्यादा होती है, वे जो है वो स्थायी चुंबक बनने के लिए उपयुक्त होते हैं। तो मैं यहाँ लिखना चाहूंगा कि जिन पदार्थों में अवशिष्ट चुंबकत्व धारण करने की क्षमता अधिक होती है, वे स्थायी चुंबक बनने के लिए उपयुक्त पदार्थ होते हैं। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए दोस्तों यहां पर। इसके अलावा आप सबको पता हो इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि स्थायी जो चुंबक होते हैं दोस्तों, वो कठोर लोहा
जिसमें आप कोबाल्ट ले सकते हो। इसके अलावा एल निको, एल्कोनिक्स जैसे मिश्र धातुएं जो हैं, तो कठोर लोहा, एल निको, एल्कोनिक्स आदि पदार्थों से बनाए जाते हैं। तो स्थायी चुंबक के लिए आप एक बात और ध्यान रखें कि मोस्टली जो होते हैं वो कोबाल्ट, एल निको, एल्कोनिक्स जो ज़्यादा से ज़्यादा अवशिष्ट चुंबकत्व को धारण कर लेते हैं, उन्हीं से ही आप क्या बनाते हैं, स्थायी चुंबक बनाते हैं। तो स्थायी चुंबक का मुख्य आपने पढ़ा कि स्थायी चुंबक जो है उसमें मोस्टली जो है कई वर्षों तक चुंबक के गुण विद्यमान होंगे, तो वो क्या कहलाएगा, आपका स्थायी चुंबक। अब स्थायी चुंबकों की दोस्तों और बातें अपने को यहां पढ़नी है। मैं यहां लिखना चाहूंगा स्थायी चुंबक अधिक स्थायी चुंबक अधिक शक्तिशाली नहीं बनाए जा सकते अधिक शक्तिशाली से क्या मतलब है दोस्तों, एक बार कोई चुंबक बन गया, तो चुंबक बन गया तो उसके चुंबकत्व को अपन परिवर्तित नहीं कर सकते। तो यहां पर मैं लिखना चाहूंगा चुंबकत्व को बदला नहीं जा सकता। अगली बात लिखना चाहूंगा यहां पर चुंबक के ध्रुवों को बदला नहीं जा सकता। तो आपने पढ़ा स्थायी जो चुंबक होते हैं उनको बहुत ज्यादा शक्तिशाली भी नहीं बना सकते अपन, यानी कि पावर चुंबक में काम नहीं ले सकते। इसके अलावा आपने पढ़ा यहाँ पर कि चुंबकत्व जो है उसका बदला नहीं जा सकता, यानी कि मान लो 5 वेबर का चुंबकत्व है तो उसको 6 नहीं किया जा सकता, 7 नहीं किया जा सकता या 4 नहीं किया जा सकता, उसको परिवर्तित नहीं कर सकते अपन। और आपने अगली बात पढ़ी इसमें कि चुंबक के ध्रुवों को नहीं बदल सकते, जो एक बार एन बन गया है वो एन ही रहेगा, जो एस बन गया है वो एस ही रहेगा, क्योंकि आप यहाँ पर जो है वो स्थायी चुंबक के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आप इन बातों का भी ध्यान रखें। क्योंकि स्थायी चुंबक एक बार बन गया है, वो परमानेंट मैग्नेट एक बार बन गया है, तो जाहिर सी बात है उसमें किसी प्रकार का अपन बदलाव नहीं कर सकते। आगे फिर मैं बात करना चाहूंगा कि स्थायी चुंबकों के कई प्रकार हो सकते हैं। तो स्थायी चुंबकों में सबसे पहला जो प्रकार पढ़ रहे हैं हम, वो है आपका छड़ चुंबक। तो छड़ चुंबक में क्या होता है, इंग्लिश में आप इसको बार मैग्नेट कह रहे हैं। तो बार ये एक छड़ की तरह है कि नहीं है, ये छड़ की तरह है बिल्कुल। तो जाहिर सी बात है यहां पर आप क्या लिखना चाहोगे कि इसकी आकृति छड़नुमा होती है। ऐसे ही आप बेलनाकार आकृति में क्या पढ़ेंगे कि इसकी आकृति जो है, इसकी आकृति बेलन के समान होती है। और दोस्तों इन छड़ चुंबक में और बेलनाकार चुंबक जो है आपका दूसरे नंबर का चुंबक है बेलनाकार। तो जाहिर सी बात है इनकी जो आकृतियां बनाई गई हैं वो अलग अलग कार्यों के ऊपर अलग अलग बनाई गई है।
कहीं पर आपको बेलनाकार आकृति की जरूरत होती है, कहीं पर आपको जो है वो रिंग नुमा आकृति की जरूरत होती है, कहीं पे आप निडल यानी सुई नुमा आकृति की जरूरत होती है, कहीं छड़ नुमा आकृति की जरूरत होती है। तो जैसी आकृति की हमें जरूरत होगी वैसी जो है हम चुंबक बना लेंगे। तो यहाँ पर आपको छड़ चुंबक का पता होना चाहिए, बेलनाकार चुंबक पता होनी चाहिए, और आगे मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पर रिंग चुंबक की। तो ये देख सकते हो आप बिल्कुल रिंग की तरह है। तो ये क्या कहलाएगी? रिंग चुंबक, क्योंकि ये रिंग की तरह है। यहाँ पर ये रिंग में कटे भी हो सकते हैं, रिंग में देखो ये कटी हुई भी है, एक वासरनुमा चुंबक भी बोल सकते हो आप इसको। इसके अलावा जो है यहां पर आपको घोड़े की नाल के नुमा चुंबक बताया गया है, जिसको हॉर्सशू टाइप कहते हो आप, क्योंकि घोड़े की नाल जो है, पैर के नीचे नाल जो है वो कुछ इस प्रकार से पहनाई जाती है, जो यू आकृति की तरह दिखती है लेकिन थोड़ी मुड़ी हुई होती है, और यू आकृति कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। यानी कि हॉर्स शू मैग्नेट में और यू टाइप मैग्नेट में बेसिकली ये फर्क है। तो यहां पर भी मैं यही बात करना चाहूंगा कि अलग अलग जगह अपने को अलग अलग शेप की जो है चुंबकों का यूज करना होता है। तो जाहिर सी बात है अपनी कार्य के हिसाब से, अपनी आवश्यकता के हिसाब से, अपनी मांग के हिसाब से जो है वो आप चुंबक का निर्माण कर सकते हो। अब बात करना चाहूंगा मैं स्थायी चुंबकों का अनुरक्षण एवं सुरक्षा की। दोस्तों ये अनुरक्षण और सुरक्षा की जरूरत क्यों पड़ी हमें? आप सबको पता होना चाहिए कि कोई मैग्नेट है, कोई चुंबक है, तो जाहिर सी बात है एन से एस की ओर बल रेखाएं जाती है। हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि एन से एस की ओर बल रेखाएं जो है हमेशा जाती है बाहर की साइड में, और अंदर की साइड में जो है वो एस से एन की ओर बल रेखाएं जाती है। लेकिन दोस्तों कुछ बल रेखाएं जो है, कुछ बल रेखाएं इस मध्य स्तर के सापेक्ष नहीं जा पाती है। ये जो मध्य स्तर है उसके सापेक्ष नहीं गुजर पाती है, और जो नहीं गुजर पाती है उन बल रेखाओं को अपन जो है वो लीकेज चुंबकीय फ्लक्स या बल रेखाएं कह सकते हैं। इस लीकेज चुंबकीय फ्लक्स को बचाने के लिए हम यहां कीपर का यूज करेंगे, कीपर कह सकते हो, या फिर इसको चुंबकीय रक्षक भी कह सकते हो आप। कीपर कह दो चाहे इसको चुंबकीय रक्षक कह दो, चुंबकीय रक्षक, कीपर कह दो चाहे चुंबकीय रक्षक कह दो। तो कीपर या चुंबकीय रक्षक जो है वो क्या करता है? चुंबकीय बल रेखाओं का क्या करता है? अनुरक्षण करता है। कैसे? जैसे मान लो ये बार मैग्नेट थी, इस बार मैग्नेट में आप एक मैग्नेट ऐसे रख दिए, दूसरी मैग्नेट ऐसे रख दिए, और फिर जो है आपने एक कीपर लगा दिया यहां। कीपर बेसिकली जो है वो लोहे का एक टुकड़ा है। मैं यहां लिख सकता हूं कि कीपर लोहे का एक टुकड़ा है जो चुंबकीय बल रेखाओं का मार्ग पूर्ण करने के काम आता है। तो दोस्तों ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब कीपर यहां पर मान लो आपका ये चुंबक था जिसमें ये एन था, ये एस था, इधर मैंने एन कर दिया, इधर एस कर दिया। तो आप देख सकते हो यहाँ पर एन से एस की ओर बल रेखाएं जा रही थी पहले कुछ इस प्रकार से, लेकिन अब जो है वो बल रेखाओं को रास्ता इधर से मिल गया है। बल रेखाओं को जो रास्ता है वो कुछ इधर से मिल गया है, यानी एन से एस की ओर इधर आ गई और एन से एस की ओर इधर आ गई। कीपर को इसने माध्यम बना लिया, तो बल रेखाएं जो है वो इधर उधर नहीं फैलेगी, और बल रेखाएं नहीं फैलेगी इसका मतलब इन बल रेखाओं का क्या हो गया है? भंडारण हो गया है, ये स्टोर हो गई है। और स्टोर हो गई है तो जाहिर सी बात है इसमें जो चुंबकीय लीकेज हो रहा था वो चुंबकीय लीकेज क्या हो गया है? बच गया है। तो आप यहाँ पर ध्यान रखें कि स्थायी चुंबकों के अनुरक्षण के लिए अपन क्या कर सकते हैं यहाँ, तो अनुरक्षण के लिए आप कीपर का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर सुरक्षा भी लिखी हुई है, तो सुरक्षा में आप क्या करेंगे यहाँ, तो सुरक्षा में मैं लिखना चाहूंगा
नंबर 1, सुरक्षा में नंबर 1 लिखेंगे हम कि चुंबक को कभी भी लाल गरम न करे, क्योंकि दोस्तों लाल गरम करने से ये अचुंबकित हो जाती है। अचुंबकित हो जाने का मतलब है कि इसके चुंबकीय गुण जो है वो नष्ट हो जाते हैं। और ऐसे ही मैं बात करूंगा यहां पर, इसे कठोर फर्श पर न गिराएं। और तीसरी बात जो है वो ये है, हथौड़े से न पीटे। तो दोस्तों ये 3 बातें अपने को ध्यान रखनी है कि कठोर फर्श पे नहीं गिराना है, लाल गरम नहीं करना है, हथौड़े से नहीं पीटना है, क्योंकि पीटने से क्या होता है, इसके चुंबकीय गुण जो होते हैं वो नष्ट होते हैं। तो ये दोस्तों ये 3 बातें जो है वो सुरक्षा में आती है, और ये कीपर वाली बात जो है वो अनुरक्षण में आती है। आगे मैं बात करना चाहूंगा अस्थायी या विद्युत चुंबक की। अस्थायी या विद्युत चुंबकी। अस्थायी या विद्युत चुंबक क्या होता है दोस्तों? वैसे नाम से पता लग रहा है विद्युत चुंबक, इसका मतलब कोई ना कोई आप सप्लाई देकर के चुंबक बनाएंगे। और इससे पहले लिखा हुआ है अस्थायी, इसका मतलब ये भी तय है कि जब तक तुम सप्लाई दोगे तब तक तो चुंबक बनेगा, और सप्लाई हटा लोगे तब चुंबक बनना भी बंद हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या है, अस्थायी है, ये स्थायी नहीं है। इसके चुंबकीय गुण कई वर्षों तक नहीं रहने वाले हैं, जब तक आप सप्लाई दोगे जब तक इसके गुण रहने वाले हैं। तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है यहां पर, अस्थायी या विद्युत चुंबक। तो पढ़ते हैं अपन। मान लीजिए ये कोई लोहे का टुकड़ा है, लोहे का टुकड़ा। इस लोहे के टुकड़े के ऊपर आप एनिमल प्रकार का तार जो है वो लपेट देते हैं इस प्रकार से, और आप इससे सप्लाई से जोड़ देते हैं। मान लो मैंने यहां पर डीसी सप्लाई दे दी इसको, तो सप्लाई दूंगा मैं इसको, तो एक तरफ पॉजिटिव दूंगा एक तरफ नेगेटिव दूंगा, करंट बहने लगेगी, और स्टेट के नियम के अनुसार जो है वो एक साइड में एन बन जाएगा और दूसरी साइड में जो है वो एस बन जाएगा। दोस्तों ये चुंबक बन चुकी है, इसे ही आप जो है वो विद्युत चुंबक कहेंगे, विद्युत चुंबक। और विद्युत चुंबक जो होती है उसे ही आप अस्थायी चुंबक कहते हैं। दोस्तों अस्थायी चुंबक इसलिए कहा गया है क्योंकि आप जैसे ही सप्लाई हटा लोगे, आप जैसे ही सप्लाई हटा लोगे, तो सप्लाई हटा लेने के बाद में यहाँ का चुंबकीय जो पोल बन रहे थे वो भी क्या होंगे, समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि आपने यहाँ पर ये जो लिया है ये नरम लोहा लिया है, नरम लोहा या सिलिकॉन, म्यू मेटल, इस प्रकार के जो है अपने पदार्थ लिए हैं। और इन पदार्थों की आप यदि ये कोर ले लेते हो, ये टुकड़ा ले लेते हो, और उसके ऊपर एनिमल प्रकार का वायर लपेट करके आप सप्लाई से जोड़ते हो, तो दोस्तों इसमें अवशिष्ट चुंबकत्व जो है वो न के बराबर शेष बचता है। और जिनमें अवशिष्ट चुंबकत्व नहीं बचता है, जिनमें अवशिष्ट चुंबकत्व नहीं बचता है, वो जाहिर सी बात है कौन से चुंबक कहलाते हैं, विद्युत चुंबक कहलाते हैं। या इनको आप क्या कह सकते हो, अस्थायी चुंबक। क्यों? क्योंकि जब तक आप विद्युत सप्लाई देते हैं तब तक ये चुंबक बनते हैं, आप सप्लाई देना बंद कर देते हैं तो जाहिर सी बात है ये चुंबक बनना भी बंद हो जाते हैं। तो इसीलिए इनको आप कहते हो टेम्परेरी या फिर इलेक्ट्रिक मैग्नेट। यानी जब तक आपने सप्लाई दी तब तक चुंबक है, सप्लाई देना बंद किया चुंबक भी बनना बंद हो गया। दोस्तों विद्युत चुंबकों के अनुप्रयोग की मैं बात करूं तो विद्युत चुंबकों के अनुप्रयोग में मैं लिख सकता हूं यहां पर कि मोटर अनुप्रयोग, अनुप्रयोग, मोटर, जनरेटर, विद्युत घंटी,
ट्रांसफार्मर आदि। दोस्तों इन सब में जो है आप विद्युत चुंबक को काम में लेते हैं, तो आप सबको पता होना चाहिए। अब थोड़ा एक उदाहरण देकर के छोटा सा मैं बताता हूं कि कैसे विद्युत घंटे में, मोटर जनरेटर में, ट्रांसफार्मर में आप जो है वो विद्युत चुंबक को काम में लेते हैं। मान लीजिए आपके पास में ये कोई बोबिन है और इस बोबिन के ऊपर जो है आपने एनिमल प्रकार का तार लपेट रखा है कुछ इस प्रकार से। इसमें दोस्तों यहां पर एक जो है वो कील, आपने लोहे की कील जो है, लिख देता हूं यहां में, लोहे की कील, ये कुछ आपने इस प्रकार से इसमें लगा रखी है। दोस्तों इस बोबिन के दोनों साइड में जो है, बोबिन के दोनों साइड में जो है आपने इस प्रकार से एल्यूमिनियम की या कोई अन्य धातु प्लेटें लगा रखी है। यानी मैं लिख सकता हूं यहां धातु प्लेट, ये भी है और ये भी है। और यहां पर दोस्तों आप क्या करते हैं, इसको एक पुश बटन लगाते हैं, यहां मैं लिख सकता हूं पुश टू ऑन, और यहां इस दोनों को मैं क्या करता हूं, सप्लाई दे देता हूं। यहां पर मैंने सप्लाई दे दी। अब दोस्तों इसको किसी स्प्रिंग के द्वारा या कोई मैकेनिज्म के द्वारा आपने इस प्रकार से व्यवस्थित कर रखा है कि जैसे ही तुम इस पुश बटन को ऑन करेंगे, ऑन करने पर इसका सर्किट पूरा होगा, सर्किट पूरा होने पर यहाँ पर चुंबक बनेगा, चुंबक बनेगा तो ये कील को आकर्षित करेगा, और कील जब आकर्षित होगी तेजी से तो वो इस प्लेट के टकराएगी, और जैसे ही आप इसको केवल पुश करते हो तो पुश करने पर एक बार सर्किट पूरा होगा, तब इसमें चुंबक बनेगा, उसको खींचेगी और पुनः ये जो स्प्रिंग जो है इसकी वापस इसको कील को उसी पोजीशन में वापस लेके जाएगी, और वापस ले जाएगी तो इसके टकराएगी। तो जाहिर सी बात है विद्युत घंटी जो है इस प्रकार से कार्य करेगी। ऐसे दोस्तों आपको पता है कि मोटर में, जनरेटर में, ट्रांसफार्मर में, इन सब में जो है आप वो विद्युत चुंबक को यूज करते हो। आगे फिर हम बात करते हैं दोस्तों, यहां पर स्थायी और अस्थायी चुंबकों में अंतर अपने को करना है। तो स्थायी चुंबक क्या होते हैं और विद्युत चुंबक यानी कि अस्थायी चुंबक जो है वो क्या है, तो दोनों में अंतर करते हैं। आप एक तरफ लिख देता हूं मैं स्थायी चुंबक, और दूसरी साइड में मैं लिख देता हूं यहां पर अस्थायी या विद्युत चुंबक। दोस्तों इनकी सबसे पहली बात तो ये है, नंबर एक इनका चुंबकत्व स्थायी होता है, इनका चुंबकत्व स्थायी होता है या स्थिर होता है, जबकि इनका चुंबकत्व बदला जा सकता है। कैसे दोस्तों, स्थायी चुंबक जो है, मान लो ये कोई स्थायी चुंबक था, इसमें ये N है और ये S है, ये जितना शक्तिशाली बनना था, मान लो मैंने कह दिया कि ये 10 वेबर का है, तो जितना शक्तिशाली बनना था उतना बना दिया गया है। जबकि यहां पर बात करूं मैं कि ये मान लो कोई विद्युत चुंबक है, तो विद्युत चुंबक है तो जाहिर सी बात है इसके ऊपर इस प्रकार से टर्न लगे हुए हैं, आप यहां पर क्या दे रहे हैं, सप्लाई। तो सप्लाई आप दे रहे हैं यहां पर, तो जाहिर सी बात है आप करंट के मान को कम ज्यादा करके और इसके चुंबकत्व के मान को क्या कर सकते हो, बदल सकते हो, यानी कम भी कर सकते हो और ज्यादा भी कर सकते हो। तो इसीलिए अपने को यहां पर बताया गया कि चुंबक का, इसका चुंबकत्व जो है वो स्थायी रहता है, और जबकि स्थायी चुंबक या विद्युत चुंबक जो है उसका चुंबकत्व क्या है, बदल सकते हैं। ऐसे ही बात करते हैं अपन दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट है इसका
इनकी ध्रुवता स्थिर होती है, स्थिर होती है। कैसे दोस्तों, आप देख सकते हो यहां पर एक साइड में n बन गया है, दूसरी साइड में s बन गया है, तो वो हमेशा के लिए फिक्स हो गया है कि जिधर n है उधर n ही रहना है और जिधर s है उधर s ही रहेगा। जबकि यहां पर आप जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो मैं लिखना चाहूंगा यहां पर कि इनकी ध्रुवता बदली जा सकती है। कैसे बदली जा सकती है? मान लो आप पहले यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव दे रहे थे, तो इधर मान लो n बन रहा था और यहाँ s बन रहा था। अब जो है आप इस पॉजिटिव के स्थान पर नेगेटिव दे दोगे और इस नेगेटिव के स्थान पर पॉजिटिव दे दोगे, तो जाहिर सी बात है इस n के स्थान पर s बन जाएगा और s के स्थान पर n बन जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आप इसकी ध्रुवता बदल सकते हो। तीसरी बात दोस्तों आपको यहां पर जो ध्यान रखनी है वो ये है कि इसका उपयोग चुंबकीय सुई या छोटे व कम शक्तिशाली उपकरणों या यंत्रों में किया जाता है। जबकि यहां पर दोस्तों मैं कह सकता हूं कि विद्युत चुंबक जो है उनका उपयोग जो है हम क्रेन, होइस्ट या फिर भारी कार्यों के लिए जो है अपन कर सकते हैं। तो मैं लिखूंगा इनका उपयोग भारी कार्यों, बड़े आकार के मोटर, जनरेटर, ट्रांसफॉर्मर आदि में कर सकते हैं। तो ये एक और आपको विशेष बात ध्यान रखनी है। आगे फिर मैं यह बात करना चाहूंगा चुंबक निर्माण की करने की विधियां कौन कौन सी हो सकती है। यानी आप चुंबक बनाना चाह रहे हो तो आपके पास में मुख्यतः 5 विधियां हैं। उनमें सबसे पहली जो विधि पढ़ रहे हैं हम वो पढ़ रहे हैं एक स्पर्श विधि। दोस्तों एक स्पर्श विधि में क्या होता है, ध्यान से देखिए। एक स्पर्श विधि आप देख सकते हैं ये वो स्टील या छड़ है, स्टील की छड़ है जिसको आप चुंबक बनाना चाहते हो। तो यहां पर ये स्टील की छड़ जो है वो कौन सा है जिसको चुंबक बनाना चाह रहे हो आप। और ये जो है आपके पास में छड़ चुंबक जो है वो पहले से ही मौजूद है आपके पास में। इसकी सहायता से जो है आप क्या कर रहे हैं, एक स्पर्श विधि से चुंबक बनाने जा रहे हो। दोस्तों इस शेप में जो है आप चुंबक को लगाओगे और जो स्थान जहां पर लगाओगे और उसको फिर इधर स्पर्श कराते हुए चलाओगे या रगड़ोगे, तो जाहिर सी बात है आपको 50 से 60 बार, लिख देता हूं मैं यहां पर कि 50 से 60 बार स्पर्श कराते हुए चलाया जाता है। दूसरी बात इसके लिए अपने को जो सीखनी है वो ये है चुंबक के पहले से उपलब्ध चुंबक के जिस सिरे को स्पर्श कराया जाता है वही सिरा
स्टील छड़ का बनता है। कैसे दोस्तों, इसको समझो। आपने यहां पर क्या किया, एन को स्पर्श कराया और एन को इधर से इस प्रकार से 50-60 बार रगड़ना प्रारंभ किया, तो इसके अंदर जो अव्यवस्थित कण थे ना, वो सब क्या थे, इधर एस, तो एन से एस ही चिपकेगा, तो वो एस एस क्या करेंगे, उधर चले जाएंगे सारे, और एन एन जो है वो इधर आ जाएंगे। तो जाहिर सी बात है, जो अव्यवस्थित कण थे वो 50-60 बार रगड़ने से, स्पर्श कराने से क्या होंगे, व्यवस्थित हो जाएंगे। तो इस प्रकार से जो है आपका स्टील का जो छड़ है वो किस में बदल जाएगा, चुंबक में बदल जाएगा, या फिर मैं कह सकता हूं कि ये एक छड़ चुंबक के रूप में बदल जाएगा। तो ये थी दोस्तों आपकी एक स्पर्श विधि। एक स्पर्श विधि में आपको मुख्य रूप से दो बातें याद रखनी है। एक तो ये कि आप छड़ चुंबक के ऊपर जो है वो 50 से 60 बार स्पर्श करवाएंगे, रगड़ेंगे दूसरे चुंबक को। और दूसरी बात ये कि जो सिरा आप लगाओगे, मान लो इधर एस लगाते हैं आप, तो जाहिर सी बात है ये ऐसे ही बनता, फिर आपने इधर एन लगाया है और रगड़ना प्रारंभ किया है, तो जाहिर सी बात है ये एन ही बनेगा फिर। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखें। दूसरी विधि जो है हमारी वो है दोहरी स्पर्श विधि। दोस्तों दोहरी स्पर्श विधि और विभाजित स्पर्श विधि में बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनमें अंतर क्या है। तो पहला अंतर तो ये कि दोहरी स्पर्श विधि जो है उसमें लकड़ी का एक गुटका रखा जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट इसको ये सोच करके रख देते हैं कि विभाजित स्पर्श विधि में ये लकड़ी का टुकड़ा जो है वो दोनों चुंबकों को विभाजित करता होगा, ऐसा सोच करके रख देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है दोस्तों। यहां पर ध्यान रखें कि दोहरे स्पर्श विधि में जो है आपने लकड़ी का टुकड़ा रखा है, तो लकड़ी का टुकड़ा जो है वो इस प्रकार से आपको रखना है। और आप देखो यहां पर आप जो है जिस प्रकार से ये डॉट डॉट करके पीले रंग से आपको बताया गया है वो क्या है, चुंबकों के चलने की दिशा बता रखी है आपको। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से ये एस जो है इसको इधर चलाना है और फिर जो है वो इधर से लेते हुए और ऐसे लेकर के और ऐसे आना है। तो यहां पर आप इस चुंबक को जो है इसकी शेप में चलाओगे और इस चुंबक को जो है वो इसकी शेप में चलाओगे, तो जाहिर सी बात है आपका ये स्टील का जो छड़ रखा हुआ है जिसको आप चुंबक बनाना चाहते हो वो चुंबक बन जाएगा। आपने इसको जल्दी चुंबक बनाने के लिए, शक्तिशाली चुंबक बनाने के लिए एक नीचे की साइड में और चुंबक लगा रखा है जिसका ये एस है। तो ये एस है तो जाहिर सी बात है इधर इस चुंबक के अंदर जितने भी एन एन के कण होंगे वो सारे इधर व्यवस्थित होंगे, और इधर ये एन है तो यहाँ एस एस जो होंगे वो सारे चिपकेंगे, और इससे क्या होगा, इससे जितने भी एन होंगे वो चिपक चिपक करके इधर आएंगे साथ में, और इससे जितने भी एस एस होंगे ना वो इधर इधर चिपक चिपक करके आएंगे। तो जाहिर सी बात है ऐसा 50 से 60 बार आप करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, चुंबक बन जाएगा। तो ये कौन सी विधि कहलाई, आपकी दोहरे स्पर्श विधि कहलाएगी। ऐसे ही बात करना चाहूंगा मैं यहां पर विभाजित स्पर्श विधि की। तो विभाजित स्पर्श विधि में आप देख सकते हो इन चुंबकों को कैसे घुमाया जा रहा है, यानी कि ये एस जो है वो इस वाले इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है, और ये इधर देख सकते हो आप कि ये वाला जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है। तो इस प्रकार से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दोनों चुंबकों को घुमाते जाएंगे। नीचे इधर जो ये चुंबक एस लगा हुआ है ये एन एन कणों को एकत्रित करने की कोशिश करेगा और ये एस कणों को एकत्रित करने की कोशिश करेगा। तो इस प्रकार से ये भी जो है आप 50 से 60 बार जब करते हैं तब जो है आपका ये छड़ जो है वो चुंबक में तब्दील होता है, बदलता है। तो ये कौन सी विधि थी, आपकी विभाजित स्पर्श विधि। विभाजित स्पर्श विधि में आप देख सकते हो यहाँ पर किसी प्रकार का कोई लकड़ी का गुटका नहीं लगा हुआ है। विभाजित स्पर्श विधि में सिर्फ आप देख सकते हो दो छड़ चुंबक जो है वो तो नीचे की ओर लगे हुए हैं और दो को क्या करना, अपने को स्पर्श करके रगड़ते हुए चलाना है। तो ये जो है 50 से 60 बार दोहराई जाएगी तब जाकर के ये विभाजित स्पर्श विधि से क्या बन पाएगा, चुंबक बन पाएगा। अब अगली विधि की बात करते हैं हम। अगली विधि का नाम है वैद्युतिक विधि, जो सरल विधि भी है। वैद्युतिक विधि जो है उसमें क्या होगा, जिस टुकड़े को चुंबक बनाना है, मान लो ये टुकड़ा था तो ये लोहे की कोई छड़ थी, इस लोहे की छड़ को क्या करना है, मेरे को चुंबक बनाना है।
तो जिसको चुंबक बनाना है उसके ऊपर आपने क्या किया है, एनिमल प्रकार का वायर लपेट दिया है, और एनिमल प्रकार का वायर लपेट करके और आप 4 से 6 घंटे तक डीसी की सप्लाई, डीसी सप्लाई से जोड़ कर रखते हैं। तो डीसी सप्लाई से आप 4-6 घंटे जोड़ के रखोगे तो इसके अंदर जो अव्यवस्थित कण थे वो सब क्या हो जाएंगे, व्यवस्थित हो जाएंगे। और इसमें एक साइड में जो है दोस्तों एन बन जाएगा और दूसरी साइड जो है उसके अंदर क्या बन जाएगा, एस बन जाएगा। तो इधर एस बन गया, इधर एन बन गया। उसके बाद में क्या करते हैं दोस्तों, आप ये जो एनिमल प्रकार का आपने वायर लपेटा था उसको हटा देंगे। तो उसको हटाने के बाद में आपके पास में इस प्रकार से जो है वो छड़ चुंबक बन जाएगा, जिसमें एक साइड में एन होगा और दूसरी साइड में एस होगा। दोस्तों इसकी एक और खास बात होनी चाहिए कि ये जो लोहे का टुकड़ा लिया है इसमें ज्यादा से ज्यादा रेजिडुअल मैग्नेट इकट्ठा होना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा अवशिष्ट चुंबक तो इसमें शेष रहेगा उतना ही ये जो है वो शक्तिशाली चुंबक बन पाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर कठोर लोहा काम में लेना है, क्योंकि आप स्थायी चुंबक बनाने जा रहे हो और स्थायी चुंबक बनाने के लिए आपको यहाँ पर कठोर लोहा लेना पड़ेगा। तो बहुत ही सरल विधि थी, आपने कुछ नहीं किया है, आपने सिर्फ इतना सा प्रयोग किया है कि जिसको भी आपको चुंबक बनाना था उस लोहे के टुकड़े के ऊपर एनिमल प्रकार का वायर लपेट करके और डीसी सप्लाई स्रोत से उसको जोड़ के रख देते हो, और कुछ समय जोड़ने के बाद में आप देखते हो कि एक साइड में एन बन जाता है और दूसरी साइड में एस बन जाता है। तो ये जो विधि है आपकी वो वैद्युतिक विधि कहलाती है। अब बात करना चाहूंगा मैं प्रेरण विधि की। दोस्तों सबसे ज्यादा जो प्रचलित है, जिसका एक व्यापारिक उपयोग किया जाता है, तो वो विधि आपकी कौन सी है, प्रेरण विधि। तो मैं यहां सबसे पहले लिखना चाहूंगा कि ये एक व्यापारिक विधि है, यानी इसके व्यावसायिक जो चुंबक है वो बनाए जाते हैं मोस्टली। दूसरी बात, इसमें होता क्या है, देखिए इसमें एक नरम लोहे की छड़ है। क्या है ये, नरम लोहे की छड़। इस नरम लोहे की छड़ के ऊपर आपने क्या कर रखा है, सिर्फ डीसी सप्लाई दे करके किसी स्रोत से जोड़ रखा है। तो जब स्रोत से जोड़ोगे तो जाहिर सी बात है एक साइड में इसमें एस बन गया, एक साइड में इसमें एन बन गया। अब क्या करते हैं दोस्तों, आप जिस स्टील की छड़ को आपको चुंबक बनाना है उस छड़ को क्या करेंगे आप, इसका जो ये उभरा हुआ सिरा था, थोड़ी इस वाइंडिंग से बाहर निकला हुआ जो सिरा था, उस सिरे के आप क्या करेंगे, टच कर देंगे इसको। टच करने के बाद में कुछ समय तक आप इसके साथ रखते हैं तो जाहिर सी बात है इसके अव्यवस्थित कण व्यवस्थित होकर के ये क्या बन जाता है, चुंबक बन जाता है। दोस्तों ये जो आपने यहां पर बनाया है, ये जो आपने यहां पर उपकरण बनाया है, ये उपकरण पोल चार्जर कहलाता है। पोल चार्जर की खास बात यह है दोस्तों कि आपने वैद्युतिक विधि में पढ़ा कि आप जिसको चुंबक बनाना चाह रहे थे उसके ऊपर पहले वाइंडिंग करी, फिर उसको सप्लाई दी और फिर वाइंडिंग को वापस हटाई और वो चुंबक बना। दोस्तों यहां पर पोल चार्जर से आप जो चुंबक बना रहे हो प्रेरण विधि से, उसमें जो है आपको बार बार इसकी वाइंडिंग हटाने की जरूरत नहीं है। आप पोल चार्जर के नाम से जो है एक उपकरण बना लिए हो इस प्रकार से, यानी कि नरम लोहे की छड़ के ऊपर वाइंडिंग करके आपने सप्लाई स्रोत से जोड़ के रखा हुआ है, और इसके एक सिरे से जो है जिसको भी चुंबक बनाना है उस सिरे को आप लगाएंगे। तो जाहिर सी बात है ये एस है यहाँ पर, तो इसमें ये एन बनाएगा, विपरीत ध्रुवता का पोल बनाता है हमेशा। ये यदि एस है तो जाहिर सी बात है इसमें ये एन पोल बनेगा, क्योंकि प्रेरण क्या होता है, चुंबकीय प्रेरण क्या है, चुंबकीय प्रेरण में हम पढ़ते हैं कि लोहे को चुंबक के पास ले जाया जाए या चुंबक को लोहे के पास लाया जाए, हमेशा चुंबक क्या करती है, उसके अंदर विपरीत ध्रुवता का एक पोल पैदा कर देती है,
और विपरीत ध्रुवता का जो पोल पैदा करेगी उसमें वही क्या कहलाता है, आपका चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। तो यहाँ पर चुंबकीय प्रेरण ऐसा ही हुआ है कि आपने इसको चुंबक बनाया और इसमें विपरीत ध्रुवता का एक पोल पैदा कर दिया, ये एस है तो इसमें एन बनेगा, दूसरा सिर अपने आप एस बन जाएगा। तो दोस्तों ये थी आपकी चुंबक बनाने की विधियां। तो चुंबक बनाने की विधियां जो है अपन ने मोस्टली पढ़ी, एक स्पर्श विधि, दोहरी स्पर्श विधि, विभाजित स्पर्श विधि, वैद्युतिक विधि, और इसके अलावा जो लास्ट अपने विधि पढ़ी है वो है प्रेरण विधि। तो इनके बारे में हमें पता होना चाहिए कि चुंबक बनाने की कौन कौन सी विधियां हैं। अब बात करना चाहूंगा मैं यहां चुंबकीय पदार्थों की। दोस्तों आप सबको पता होना चाहिए कि चुंबकीय पदार्थ मोस्टली जो है वो अपन 3 प्रकार के यहां पढ़ते हैं। नंबर 1 लोह चुंबकीय पदार्थ, नंबर 2 अनुचुंबकीय पदार्थ, नंबर 3 प्रतिचुंबकीय पदार्थ। दोस्तों इनके इंग्लिश के नाम भी अपने को पता होना चाहिए। कई बार पूछा जाता है कि लोहा जो है वो फेरिस से बना है तो इसको अपन फेरा पदार्थ कहेंगे, फेरा चुंबकीय पदार्थ, फेरा चुंबकीय पदार्थ। ऐसे ही अनुचुंबकीय जो होता है दोस्तों वो कहलाता है पेरा चुंबकीय पदार्थ। और इसी प्रकार से आपको पता होना चाहिए कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो है उसको बोलते हैं अपन डायामैग्नेटिक। तो जाहिर सी बात है इसको कहेंगे अपन डाया चुंबकीय पदार्थ। फेरा फेरा डाया। इनके लिए जो विशेष बातें हैं वो ये है, एग्जाम के अंदर हमेशा पूछी जाती है। पहली बात तो ये पता हो सबको कि लोहे चुंबकीय पदार्थ जो है उसकी चुंबकशीलता इकाई से 1000 तक होती है। और यहां पर मैं लिखूंगा इकाई से कम होती है, यहां लिखूंगा मैं इकाई के लगभग होती है। तो ये तो बात हो गई इनकी चुंबकशीलता की। अब पूछे जाते हैं इनके उदाहरण और इनकी परिभाषा। तो परिभाषा में हमें क्या याद रखना है, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा यहां पर परिभाषा में कि लोहे चुंबकीय पदार्थ जो है उनकी परिभाषा में क्या लिखे हैं। लोहे चुंबकीय पदार्थ जो है वो चुंबकीय क्षेत्र में जाकर के बल रेखाओं के मान में वृद्धि कर देते हैं। तो यहां लिखेंगे वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर, वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय बल रेखाओं में वृद्धि कर देते हैं। यानी कोई चुंबकीय क्षेत्र था और उसमें आपने जो है किसी लोहे के टुकड़े को रख दिया, किसी इस्पात को रख दिया, तो जाहिर सी बात है वहां पर चुंबकीय बल रेखाओं का मान क्या होगा, और मजबूत होगा, बढ़ेगा। तो ऐसे पदार्थ कौन से होंगे, तो उदाहरण यहां पर मैं लिख देता हूं कि उदाहरण के तौर पर मैं लिखूंगा यहां पर कि लोहा, इस्पात, निकिल, कोबाल्ट, लोहा, इस्पात, निकिल,
कोबाल्ट, ये सब जो है वो किसके उदाहरण है दोस्तों? लोहे चुंबकीय पदार्थों के, जिनको आप फेरा चुंबकीय पदार्थ भी कहते हो। ऐसे में बात करना चाहता हूं यहां पर अनुचुंबकीय पदार्थ की। तो अनुचुंबकीय पदार्थ में देखो क्या है, अनुचुंबकीय पदार्थों में आप सबको पता हो वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर स्वयं तो चुंबक नहीं बनते, परंतु चुंबकीय बल रेखाओं में चुंबकीय बल रेखाओं में कुछ वृद्धि कर देते हैं। दोस्तों यहां ऊपर लोहे चुंबकीय के लिए आप एक बात और ध्यान रखें, मैंने यहां पर ये तो लिख दिया कि वे चुंबकीय पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय बल रेखाओं में वृद्धि कर देते हैं, और यहां पर यह भी याद रख लें आप कि स्वयं भी चुंबक बन जाते हैं, स्वयं भी चुंबक बन जाते हैं। जबकि यहां पर ये स्वयं चुंबक तो नहीं बनते, लेकिन बल रेखाओं के मान में क्या कर देते हैं, कुछ वृद्धि कर देते हैं। तो इनके जो है यहां पर मैं उदाहरण लिखना चाहूंगा। यहां पर मैं लिखूंगा तांबा, तांबा, एल्यूमिनियम, मैग्नीज। उदाहरण तांबा, एल्यूमिनियम, मैग्नीज या प्लेटिनियम आदि। ऐसे ही यहां पर मैं बात करता हूं अब प्रतिचुंबकीय पदार्थ की। तो दोस्तों प्रतिचुंबकीय पदार्थ में ध्यान से देखें, प्रतिचुंबकीय पदार्थ की जो परिभाषा होगी वो क्या होगी? वे पदार्थ जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो चुंबकीय बल रेखाओं की मात्रा में कमी कर देते हैं। यानी ऐसे पदार्थ जिनको चुंबक के क्षेत्र में रख दे तो चुंबकीय बल रेखाओं की मात्रा में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो ऐसे पदार्थ होंगे आपके जल, एंटीमनी, विस्मित, पीतल आदि। तो दोस्तों यहां आपने पढ़ा चुंबकीय पदार्थ। चुंबकीय पदार्थों में आपने मोस्टली पढ़ा लोहे चुंबकीय, अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय। दोस्तों आप सबको यह भी पता होना चाहिए कि ये तो अपनी आईटीआई की किताब में, आईटीआई के सिलेबस, आईटीआई के एग्जामों के अंदर अपने को बता रखे 3 प्रकार के। बाकी जो है इनको आप और दूसरी किताबों में पढ़ते हो, पॉलिटेक्निक की किताबों में पढ़ते हो या बीटेक की किताबों में पढ़ते हो, तो वहां पर जो है लोहे चुंबकीय, अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय के अलावा भी अपने को बता रखा है, जैसे एंटी फेरी या फेरी चुंबकीय पदार्थ, तो उनको भी अपन पढ़ते हैं। एंटी फेरी, फेरी चुंबकीय पदार्थ भी होते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। आगे फिर मैं बात करता हूं चुंबक के गुण धर्मों की बात मैं करता हूं यहां पर। तो चुंबक के गुण धर्मों में सबसे पहली बात तो अपन ये पढ़ेंगे यहां चुंबकीय गुण धर्मों में। नंबर 1, चुंबक के असमान पोल
एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जबकि समान पोल विकर्षित करते हैं, विकर्षित करते हैं। या मैं चित्र बना करके और बता देता हूं कि मान लीजिए आपके पास में ये जो दो चुंबक हैं, तो इसमें ये N है, ये S है, ये S है, ये N है। तो यहाँ ये दोनों जो है वो एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो या तो मैं लिख दूंगा आकर्षण। और इसी प्रकार से मान लो मेरे पास में यहाँ पर एक और कोई चुंबक रखा हुआ है, उसमें यहाँ N है और ये S है। तो यहाँ पर जो है वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ये विकर्षित। तो इस प्रकार से अपना पहला जो गुणधर्म होगा चुंबक का वो ये हुआ कि समान पोल जो है वो एक दूसरे को क्या करेंगे, विकर्षित, और असमान पोल क्या करेंगे, आकर्षित। तो ये पहला अपना पॉइंट था। दूसरा पॉइंट जो है हमारा, दूसरे पॉइंट में आप सबको पता होना चाहिए कि हमेशा चुंबक जो है उसको स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए जाने पर यह उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। तो यहां पर मैं लिखना चाहूंगा, चुंबक को स्वतंत्र रूप से लटकाने पर वह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। तो ये चुंबक की अपने को दूसरा गुणधर्म पता होना चाहिए कि हमेशा जो है वो स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए जाने पर उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरता है। तीसरे गुणधर्म की मैं बात करूं यहां पर, तो मैं लिखूंगा चुंबक के सिरों पर चुंबकत्व का मान, चुंबकत्व का मान, या फिर मैं कह सकता हूं चुंबकीय सामर्थ्य, चुंबकीय सामर्थ्य अधिक होता है, जबकि अंदर की ओर, अंदर की ओर मतलब MNA की ओर कम होता है। बिल्कुल दोस्तों, जैसे मान लो ये कोई चुंबक है, तो चुंबक है तो जाहिर सी बात है ये इसके सिरे और सिरों के ऊपर क्या रहेगा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। जबकि आप जैसे जैसे MNE की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे कमजोर होता जाता है। तो ये अपना जो था तीसरा गुणधर्म था। अगले गुणधर्म की मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पर कि चुंबक को लाल गर्म करने पर वो अचुंबकित हो जाता है। चुंबक को लाल गर्म करने व कठोर फर्श पर गिराने पर वह अचुंबकित हो जाता है। अगले गुणधर्म की बात करते हैं। अगला गुणधर्म है अपना एक चुंबक का, एक ध्रुव का चुंबक कभी नहीं होता है।
यानी दोस्तों कम से कम और अधिक से अधिक अपने को दो पोल ही होते हैं हमेशा, एन और एस, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ और साउथ पोल। तो हमेशा ध्यान रखें कि एक ध्रुव का कोई चुंबक नहीं होता है, एक ध्रुव का जो है वो किसी प्रकार का कोई अस्तित्व नहीं होता है चुंबक के अंदर। अगली बात हमेशा ध्यान रखें, अगली बात हम लिखते हैं, चुंबक को पदार्थ की संतृप्त अवस्था से अधिक चुंबकित नहीं किया जा सकता। यानी कोई चुंबक है तो उसकी संतृप्त अवस्था फिक्स है, कैपेसिटी फिक्स है उसके चुंबक बनाने की, तो चुंबक केवल कैपेसिटी तक बन पाएगा वो, उसके बाद में और अधिक उसको चुंबकित नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा आप सबको यह पता होना चाहिए कि चुंबक अपने समीप रहने वाले, चुंबक अपने आसपास के चुंबकीय पदार्थों में चुंबकत्व पैदा कर देती हैं। कैसे? चुंबकीय प्रेरण से। और चुंबकीय प्रेरण क्या है? चुंबकीय प्रेरण का मतलब है कि चुंबक को आप लोहे के पास लेके जाओगे या लोहा चुंबक के पास लाओगे तो उसमें विपरीत ध्रुवता का जो है एक पोल बन जाता है, यानी वो भी जो है वो क्या हो जाएगा, चुंबकित हो जाएगा। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो दोस्तों ये जो थे वो सब क्या थे, चुंबक के गुण धर्म थे। अब बात करते हैं हम आगे, चुंबक व विद्युत चुंबक के जो परिपथ होते हैं उनकी आपस में तुलना बता रखी है। तो एक साइड तो मैं लिख देता हूं, चुंबकीय परिपथ, और एक साइड में लिख देता हूं मैं वैद्युतिक परिपथ, वैद्युतिक परिपथ। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं यहां पर कि वैद्युतिक परिपथों में I बराबर V अपॉन R होता है। V क्या है यहां पर, विद्युत वाहक बल, ये कई बार E भी लिखा हुआ होता है, अपॉन R क्या है यहां पर, प्रतिरोध। R क्या है यहां पर, प्रतिरोध। तो ठीक इसी प्रकार से यहां पर क्या हो जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स बराबर एमएमएफ अपॉन, यहां पर प्रतिरोध होता है तो यहां पर कौन होगा, रिएक्टेंस, एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस। रिलक्टेंस में रिएक्टेंस में भी अंतर होता है, रिलक्टेंस। तो एमएमएफ अपॉन आपने क्या कर दिया यहां पर, एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस कर दिया। तो ये तो क्या हो गया आपका पहला। दूसरी बात मैं यहां पर करना चाहूंगा, एमएमएफ जो है उसके लिए लिखते हो आप एम्पियर टर्न, एम्पियर टर्न, जबकि यहां ईएमएफ के लिए लिखते हो आप वोल्ट। इसी प्रकार से अगले की मैं बात करूंगा, यहां
तीसरा जो अपना पॉइंट है वो फ्लक्स जो है अपन वेबर में लेते हैं, जबकि यहाँ पर जो है वो धारा जो है वो एम्पियर में लेते हैं। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं फ्लक्स वेबर में और धारा जो है वो एम्पियर में। ठीक इसी प्रकार से मैं चौथा ले लेता हूं, और चौथा जो है अपना वो है, चौथे में है फ्लक्स घनत्व। चौथा जो है अपना वो है फ्लक्स घनत्व। फ्लक्स घनत्व जिसको अपन वेबर प्रति मीटर स्क्वायर में लेते हैं, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर में फ्लक्स घनत्व आएगा। और यहां पर मैं लिख देता हूं धारा घनत्व। धारा घनत्व जो है दोस्तों वो एम्पियर प्रति मीटर में लेंगे अपन, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। ऐसे ही जो है आप पांचवा ले सकते हो रिलक्टेंस का। तो रिलक्टेंस जो है यहाँ पर रिलक्टेंस में लिखोगे आप पांचवा, रिलक्टेंस। तो रिलक्टेंस जो है वो एक तरह से क्या है आपका प्रतिरोध है। तो रिलक्टेंस के बराबर में जो होगा वो 1 चुंबकशीलता आएगी, 1 चुंबकशीलता। और इधर जो है अपन प्रतिरोध लिखते हैं, तो प्रतिरोध बराबर क्या होता है 1 चालकता। तो यहां लिखूंगा मैं प्रतिरोध बराबर 1 चालकता। इसी प्रकार से छठा पॉइंट जो है हम लिख सकते हैं चुंबकशीलता बराबर, चुंबकशीलता बराबर 1 रिलक्टेंस। इसी का उल्टा होगा रिलक्टेंस। तो यहां पर भी मैं लिख सकता हूं कि चालकता बराबर 1 प्रतिरोध। तो दोस्तों ये जो है चुंबकीय परिपथ है और इधर जो है वो वैद्युतिक परिपथ है। इन सब में थोड़ा थोड़ा आपको अंतर पता होना चाहिए। इसके अलावा आप एक और लिख सकते हैं यहाँ, सातवां पॉइंट में और लिख सकता हूं यहाँ पर। सातवें पॉइंट में आप पढ़ते हैं, इधर तो विशिष्ट प्रतिरोध पढ़ते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध बराबर लिखते हैं आप 1 विशिष्ट चालकता, 1 विशिष्ट चालकता। या फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूं इधर कि विशिष्ट चालकता बराबर, विशिष्ट चालकता बराबर 1 विशिष्ट प्रतिरोध, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या है विलोम है। तो यहां पर जो है आप क्या लिखेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध की जगह यहां पर होता है रिलेक्टिविटी, रिलेक्टिविटी, रिलेक्टिविटी कह दो चाहे इसको, या फिर आप विशिष्ट रिलेक्टेंस भी कह सकते हो। तो रिलेक्टिविटी बराबर 1 सापेक्ष चुंबकशीलता होगी यहां पर, चुंबकशीलता। या फिर यहां लिखूंगा मैं चुंबकशीलता बराबर 1 रिलेक्टिविटी, 1 रिलेक्टिविटी। तो ये दोस्तों आपको सारे पॉइंट ध्यान में रखने हैं, क्योंकि इनसे क्या है कई बार पूछ लिया जाता है कि वैद्युतिक परिपथों में ऐसा होता है तो चुंबकीय परिपथों में क्या होगा, या फिर ऐसे पूछ लगता है कि चुंबकीय परिपथों में ऐसा होता है तो वैद्युतिक परिपथों में क्या होगा। अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ में हम प्रस्तुत होते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।